प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तनाव शैथिल्य क्या है और इससे विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तृत अध्ययन आज के इस ई क्लासेस में करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच मित्र राष्ट्रों व धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की तरफ से था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा के आधार पर शासन स्थापित हुआ, 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई और सोवियत संघ में जो साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, इसके बाद से ही अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ की जो साम्यवादी नीति थी उसको शंका की दृष्टि से देखते थे। लेकिन इसके उपरांत भी जो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की ओर से ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में उभरे और संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्था है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और एक पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, इन दोनों के बीच में वैचारिक अंतर है, परस्पर दोनों विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। अतः द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद से विश्व इन दो विचारधाराओं के आधार पर बंट गया। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, दो विपरीत विचारधाराएं, और इस विचारधाराओं के आधार पर ही विश्व का द्विध्रुवीय विभाजन हो गया और विश्व दो खेमों में बट गया। इस 1945 के बाद से विश्व के जो दो खेमे बने, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, इन दोनों के बीच में जो वैचारिक टकराव था, विचारधारागत अंतर था, इस अंतर से परस्पर दोनों गुटों के बीच में जो तनाव बढ़ा, जो प्रतिद्वंदिता बढ़ी, इसको विद्वान शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। शीत युद्ध में ये कोई अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, ये गोलियों से नहीं लड़ा गया, ये वास्तविक युद्ध भी नहीं था, ये केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। एक प्रकार से अपन इसको कूटनीतिक युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं, राजनीतिक युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं, प्रचार युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं, जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करना, एक दूसरे के विरोधियों को हवा देना, जो कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों द्वारा ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली, न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए
विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। कभी भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सीधा टकराव नहीं हुआ। एक दूसरे के विरोधी जो थे उनको समर्थन देना, एक दूसरे के विरोधियों को सैन्य सहायता देना, ये सभी कार्य इस शीत युद्ध के काल में किए गए थे। इसके साथ इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट विचारधारा के आधार पर विश्व का द्विध्रुवीकरण करने लगे और अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाया उन्होंने, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुटों की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुए अविश्वास और शंकाओं की परिणति थी। तो इस पृष्ठभूमि में अपने ये समझा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो विचारधारा के आधार पर विश्व का द्विध्रुवीय विभाजन हो गया और इस विभाजन के बाद में परस्पर अविश्वास और भय का जो संतुलन बना और एक दूसरे के विरोध में प्रचार युद्ध करना, एक दूसरे के विरोध में राजनीतिक युद्ध, एक दूसरे के विरोध में छींटाकशी करना, ये सभी लक्षण इस युद्ध में अपने को दिखाई देते हैं। सार रूप में अपने ये कह सकते हैं कि विश्व युद्ध के बाद अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच अप्रत्यक्ष रूप से लड़े गए राजनीतिक एवं वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहते हैं। आपसे 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें ये पूछा जाता है कि शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो सबसे छोटी परिभाषा और सारगर्भित परिभाषा यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच अप्रत्यक्ष रूप से लड़े गए राजनीतिक व वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। अब शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वास्थ्यों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही था। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद में समाप्त होने लगी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बलवती हुई और इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार भी थे, जिसके कारण से परस्पर मतभेद दोनों ही के बीच में उभर कर सामने आए। अब अपन देखते हैं कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है। जैसे पृष्ठभूमि से आप स्पष्ट होंगे कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण जो है वो अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में जो विचारधारागत अंतर था, यही इसका मूल आधार था, यही इसका मूल कारण था। अब शीत युद्ध का उद्भव का तात्कालिक कारण जो माना जाता है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉल्कन विश्वविद्यालय मिशौरी में दिए गए व्याख्यान से माना जाता है। उसके श्रोताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन भी उपस्थित थे। अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रांस विद्वान आंद्रे फॉन्टेन की मान्यता है कि वस्तुतः शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 में नहीं वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ ही शुरू हो गया था। मैंने आपको बताया कि जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1917 में, तब से ही पूंजीवादी राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच में विचारधारागत अंतर के आधार पर परस्पर वैमनस्य भाव बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन शीत युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो अपन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 को फुल्टन में दिए गई घोषणा को ही माना जाता है। अब शीत युद्ध के प्रमुख जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण अपन ये गिनाते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद की मतलब एक तरह से अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, सोवियत संघ था जो साम्यवादी दर्शन से प्रभावित था। तो इन दोनों ही गुटों के आधार पर जो वैचारिक अंतर था, इस विचारधारागत अंतर के आधार पर ही आपस में मतभेद थे, आपस में संदेह था, आपस में वैमनस्य बढ़ा इन दोनों गुटों के बीच में। दूसरे युद्ध के समय इन दोनों महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई
उससे अमेरिका के मन में अविश्वास और भय को जन्म दे दिया, क्योंकि 1917 में जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, इसके बाद में सोवियत नेताओं का ये सोच थी कि विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवादी विचारधारा को स्थापित किया जाए, और सोवियत नेताओं की इस नीति को अमेरिका अविश्वास और भय के रूप में देखने लगा। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया, साम्यवादी विस्तार को। इससे पूंजीवाद को गहरा आघात लगा और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की आलोचना करने लगे। इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा के तालमेल के अभाव के कारण दोनों शक्तियों के बीच में शीत युद्ध का जन्म हुआ। अगला कारण है कि सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। 1917 में सोवियत संघ में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, लेनिन ने सत्ता संभाली, और इसके बाद में जब स्टालिन ने सत्ता संभाली, तो स्टालिन के बाद से लगा कि स्टालिन 1963 तक महासचिव रहे सोवियत संघ के। उस अवधि में सोवियत संघ ने आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और सैन्य रूप से तीव्र प्रगति की थी, और सोवियत संघ की इस प्रगति को अमेरिका सहित पूंजीवादी राष्ट्र जो है वो भय और शंका के रूप में देखने लगे। तीसरा कारण है ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के दौरान सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के हेतु समझौता किया था। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने वायदे के अनुसार दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान से अपनी सेनाओं को नहीं हटाया। इससे ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता और कर लिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ये द्वेष की भावना पैदा हो गई, और हालांकि बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर उत्तरी ईरान से सोवियत संघ की सेनाओं को हटा दिया गया, और सोवियत संघ की इस समझौता विरोधी नीति से शीत युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि ये तय हो गया था कि उत्तरी ईरान में जो सोवियत संघ के प्रभाव में है वहाँ से सेनाएं हटेगी, और दक्षिणी ईरान जो पाश्चात्य देशों की सेनाएं थी, ब्रिटिश की सेनाएं थी विशेष रूप से, ये हटने के लिए एक समझौता हुआ था। और ईरान के मुद्दे पर जब सोवियत संघ ने समझौते का पालन नहीं किया तो पश्चिमी देशों में ये भय का वातावरण बना। नेक्स्ट कारण है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का निर्माण किया, और इसके बाद में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने मित्र देशों ब्रिटेन और फ्रांस को इसकी जानकारी दी, इस तक परमाणु शक्ति के तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। लेकिन सोवियत संघ का यह आरोप है कि अमेरिका के साथ सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। इसके उपरांत भी अमेरिका ने सोवियत संघ को परमाणु तकनीक के बारे में जानकारी नहीं दी। देखिए कि लिखता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया, और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ व पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को गहरा आघात पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार को सहन नहीं कर सकता था। उसके मन में शंका पैदा हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों की उससे घृणा है, और इसी भावना ने शीत युद्ध को जन्म दिया। मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने इस परमाणु तकनीक की जानकारी अपने मित्र राष्ट्रों को तो उपलब्ध करवाई, लेकिन सोवियत संघ को इससे दूर रखा। इससे सोवियत संघ के मन में अमेरिका व मित्र राष्ट्रों, पूंजीवादी राष्ट्रों के प्रति एक शंका की भावना जो है वो पैदा हुई। अगला देखिए कारण कि सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कोई प्रस्ताव अगर पारित होता है, उस पारित होने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 5 सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है, तभी सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रस्ताव आए
जिन प्रस्तावों पर सोवियत संघ ने कई बार वीटो का प्रयोग किया, जिससे विश्व की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई। तो अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने सोवियत संघ द्वारा बार बार जो वीटो का प्रयोग किया जाता था, इसका इन्होंने विरोध किया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। इस संस्था में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुआ। 5 देश बताए मैंने आपको। सोवियत संघ ने बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया, उसको निषेध कर दिया। इस प्रकार अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव पर 5 सदस्यों को सहमत होना अनिवार्य था, लेकिन सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग कर दिया जाता था, निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया जाता था, जिससे अमेरिका एवं पश्चिमी राष्ट्रों का कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो पा रहा था। इससे अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनसे परस्पर तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिससे शीत युद्ध को जन्म दिया। ये थे शीत युद्ध के कारण। इसके अलावा सोवियत संघ का टर्की पर दबाव बनाना, सोवियत संघ का यूनान पर दबाव बनाना, सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर दबाव बनाना, ये ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के कारण अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में तनाव जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। अब अपन पढ़ते हैं कि शीत युद्ध का विकास, इसके अलग अलग चरण बताए गए हैं कि शीत युद्ध के किस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, जो घटनाएं शीत युद्ध को बढ़ावा देने में सहायक रही। देखिए, सबसे पहला जो विकास का जो चरण माना गया वो 1946 से 1953 के बीच में। दूसरा जो काल है 1953 से 1963 के बीच। शीत युद्ध का जो तीसरा चरण है, जिसको तनाव शैथिल्य के रूप में या देतांत के रूप में जाना जाता है, वो 1963 से 1979 तक। और इसका जो अंतिम चरण है वो 1980 से 1989 तक का जो काल है, उसको अपन नया शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब शीत युद्ध का विकास जो है वो एकाएक शीत युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि ये विचारधारागत अंतर के आधार पर था। तो इसका जो प्रारंभ है वो 1917 में जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तभी से माना जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर उभर कर ये विश्व रंग पर सामने आया। इसको बढ़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीच व्याप्त परस्पर भय और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों ही वैचारिक अंतर के आधार पर ध्रुवीकृत थे। इसके बढ़ावा देने में दोनों महाशक्तियों की बराबर भागीदारी रही। इसके विकास क्रम को अपन ये 4 भागों में बांटते हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण और अंतिम चौथा चरण के मामले में। सबसे पहले चरण लेते हैं 1946 से लगा के 1953 तक के काल में। इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, जो घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में थी, और ये घटनाएं जो है वो शीत युद्ध का कारण बनी। सबसे पहला इसमें है कि इसके अंतर्गत सोवियत संघ द्वारा जो बाल्कन समझौता किया गया था, इसका उल्लंघन किया गया। सबसे पहले चरण में ये बाल्कन समझौता क्या था कि 1944 में पूरी यूरोप का विभाजन करके सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई कि दोनों के क्षेत्रों का प्रभाव क्षेत्र निश्चित कर दिया गया था कि सोवियत संघ के प्रभाव में कौन से क्षेत्र रहेंगे और ब्रिटेन के प्रभाव में कौन से क्षेत्र रहेंगे। ये बाल्कन समझौते के द्वारा तय किया गया था। इसके तहत बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्वीकार करने पर सहमति बनी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया दोनों को बराबर प्रभाव मानने पर बात कही गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की उपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी। इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा। इससे सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ने लगी और शीत युद्ध का वातावरण जो है वो तैयार होने लगा। 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। मैंने आपको बताया फुल्टन घोषणा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की फुल्टन घोषणा जो 5 मार्च 1946 को की गई थी, उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, फुल्टन घोषणा ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की घोषणा है जो 5 मार्च 1946 को की गई थी।
उसमें ये कहा गया था कि उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई। अमेरिकी सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक व विस्तारवादी बताया। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। ये फुल्टन घोषणा किसमें कहा गया था कि अब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो है वो गठबंधन करना एक आवश्यक हो गई। दूसरा इसमें कि मार्च 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया जो ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। यूनान टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात इस ट्रूमैन सिद्धांत में स्वीकार की गई थी। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर शीत युद्ध को बढ़ गया। इससे विश्व शांति को भंग कर दिया। अर्थात कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की घोषणा, ये भी प्रश्न आता है 2 नंबर का, मार्च 1947 में हुई थी, जिसके अंतर्गत यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। नेक्स्ट है अप्रैल 1947 की मार्शल योजना। ये भी साम्यवाद को प्रसार को रोकने के लिए यूरोपियन देशों को सहायता उपलब्ध करवाने का एक प्रस्ताव था। देखिए, अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास व वैमनस्य की भावना को बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोप के देशों को, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी, उनके पुनर्निर्माण के लिए, ताकि ये साम्यवादी प्रभाव में नहीं आए भविष्य में, इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले देश यह शर्त लगाई गई कि वे अपनी शासन व्यवस्था से साम्यवादियों को दूर रखेंगे। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया और इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना यूरोप में दोनों का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को सीमित किया जाए, उस प्रसार को रोका जाए। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक प्रखर हो गया, क्योंकि अब तक सोवियत संघ ही नेतृत्व कर रहा था और उसके एक सहयोगी के रूप में 1949 में साम्यवादी चीन में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दी और उसके स्थान पर उसने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य के रूप में मान्यता दी। इससे सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध का वातावरण जो है वो और बढ़ गया। तो ये इसका प्रथम चरण था जो 1946 से 1953 के बीच का माना जाता है। इसमें मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, फुल्टन घोषणा ये प्रमुख है। इसका जो दूसरा चरण है वो 1953 से 1958 तक का माना जाता है। 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया था, क्योंकि अमेरिका पहला कर चुका था और फिर सोवियत संघ ने अपना आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति और शंका पैदा हो गई, क्योंकि वो अमेरिका के बराबर परमाणु शक्ति बन चुका था। 1953 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए। उसके सुझाव को मानकर अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 8 सितंबर 1954 को सीटों का निर्माण किया। क्योंकि चीन के पड़ोसी देश थे, कंबोडिया, वियतनाम चीन के दक्षिण में स्थित है और सोवियत संघ और चीन इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवाद की स्थापना, साम्यवाद के प्रसार को लेकर कार्यरत थे और इसके प्रतिकार के रूप में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को साम्यवाद के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए इन देशों के लिए एक सैन्य संगठन के रूप में सीटो एक सैन्य संधि थी, इसका गठन किया गया और इसकी प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली। ये भी एक सैन्य संगठन था जो साम्यवादी देशों के द्वारा बनाया गया। वार्सा संगठन के निर्माण का उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों के आक्रमण को रोकना था। इस तरह से परस्पर विरोधी सैन्य गुटों की स्थापना से भी शीत युद्ध की ज्वाला को और तेज किया।
आगे देखिए इसी में कि इसमें हिंद चीन की समस्या, वियतनाम की समस्या ने भी दोनों महाशक्तियों के मध्य मतभेदों को और अधिक गहरा कर दिया। 1954 में हिंद चीन में गृह युद्ध आरंभ हो गया और ये क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश रहा था पहले। सोवियत संघ ने हो चिन मिन की सेनाओं की मदद की, साम्यवादी सरकार की, और अमेरिका ने फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन किया। हिंद चीन की समस्या को सुलझाने के लिए जेनेवा में एक समझौता हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही वियतनाम में फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस युद्ध में भूमिका की निंदा की। उसने अमेरिका के वियतनाम में अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस तरह से वियतनाम युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया। फिर 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी में अब हस्तक्षेप किया। इससे पश्चिमी देश भड़क गए। सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि 1956 में स्वेज संकट के समय में दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव में वृद्धि हुई, क्योंकि मिस्र के द्वारा 1956 में इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और इस राष्ट्रीयकरण करने का ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इसका विरोध किया और अमेरिका ने इसको समर्थन दिया। सोवियत संघ ने इस संकट में मिस्र का साथ दिया। तो स्वेज नहर संकट का तो समाधान हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव जो है इसको लेकर उभरा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, जहाँ जिस घटना को लेकर दोनों ही महाशक्तियाँ जो है वो परमाणु विकल्पों के पर तैयार हो चुकी थी, वो था क्यूबा संकट। क्यूबा एक कैरेबियन द्वीप है जो अमेरिका के बिल्कुल समीप है, और वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना थी। तो 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी। सोवियत समर्थित देश था, साम्यवादी शासन था वहाँ पर क्यूबा में। इसका अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कड़ा विरोध किया। इस अड्डे की स्थापना को सीधे तौर पर अमेरिका को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई कहा गया। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी ताकि क्यूबा में सोवियत सैनिक सहायता न पहुंच सके। विवाद को ज़्यादा बढ़ता देख सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे हटा लिए और भयंकर विवाद को सुलझा लिया। लेकिन दोनों महाशक्तियों के मन में जो तनाव था, जो आपस में जो द्वेष था, वो अभी साफ नहीं हुआ, और शीत युद्ध का वातावरण जो है वो अभी उस तरह का ही बना हुआ था। 1962 का जो क्यूबा संकट आया, सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि 1962 का जो क्यूबा संकट आया, और इस क्यूबा संकट को लेकर दोनों ही महाशक्तियाँ, परमाणुविक संपन्न महाशक्तियाँ तीसरे विश्व युद्ध को बहुत नज़दीक पहुँच चुकी थी, और ऐसे समय में दोनों ही देशों के नेतृत्व ने कूटनीतिक दृष्टि से काम लिया और अपने आप को क्यूबा संकट से दूर करने का प्रयास किया। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत के साथ लक्षण प्रकट होने लगे, और क्यूबा संकट के बाद से ये माना जाता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव शैथिल्य की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको अपन देतांत के नाम से जाना जाते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे देतांत के बारे में। देतांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा, अर्थात इस देतांत काल में दोनों ही महाशक्तियों के बीच में सहयोग जो है वो बढ़ने लगा। तो अब तक अपन ने इस वीडियो में, ऑडियो में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में, शीत युद्ध की परिभाषा के बारे में, और शीत युद्ध के मुख्य कारणों के बारे में, इसके साथ ही शीत युद्ध के विभिन्न जो काल है उन कालों के बारे में अपने वर्णन किया। आगे एक और प्रश्न आता है आपका तनाव शैथिल्य के बारे में, और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।